स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के आईटीआई एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 11। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि आपको याद करने में और समझने में आसानी होगी। ये सेकेंड ईयर के एनिमी क्वेश्चंस हैं। सॉरी, बीच में थोड़ा सा डिले हुआ, कुछ अर्जेंट काम की वजह से नहीं बन पाए वीडियोज पढ़ाई वाले। अब आपको रेगुलर बेसिस पे इलेक्ट्रीशियन और फिटर के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। साथ ही और ट्रेड के वीडियोज़ भी तैयार हो रहे हैं, जो कि आपको रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं सेकेंड ईयर के, तो पार्ट 10 तक ज़रूर आप लोग देखिएगा, जिससे कि आपको आगे क्वेश्चंस और समझने में आसानी होगी। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक के वीडियो आगे नहीं बढ़ सकता। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन हमेशा जैसा हम आपके लिए रखते हैं बोनस क्वेश्चन, वो लास्ट में है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आपके प्रीवियस पार्ट से वो क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, जिसका भी कमेंट सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 251 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 250 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 251 है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ सम स्लॉट्स इन अ स्प्लिट फेज मोटर लेफ्ट आउट विदाउट वाइंडिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंसेंट्रिक वाइंडिंग। अब यहाँ बात हो रही है किसकी? कंसेंट्रिक वाइंडिंग, संकेंद्रित वाइंडिंग की बात हो रही है। क्या प्रभाव होगा अगर कंसेंट्रिक वाइंडिंग पूरा होने के बाद हम क्या करें, स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट जो है उन्हें बिना वाइंडिंग के छोड़ दें, उस केस में क्या होगा? ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है इसमें एक स्लॉट या ऐसा कुछ स्लॉट अगर हम इसमें छोड़ देते हैं, ठीक, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो मोटर होगा, स्प्लिट फेज आपका जो मोटर होगा, वो नॉर्मली काम करेगा, सामान्य रूप से क्या करेगा, काम करेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे? वर्क्स नॉर्मली, यानी सामान्य रूप से काम करेगा आपका मोटर। अगला क्वेश्चन है 252 नंबर, हाउ द रेडियो इंटरफेरेंस कैन बी सप्रेस्ड इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। देखिए पिछले पार्ट्स में भी हम लोग डिस्कस किए हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है, ठीक है, वहाँ उसके साथ क्या अटैच करते हैं हम लोग? कैपेसिटर। किसके लिए अटैच करते हैं? स्पार्क ना हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये भी ऑप्शन आता है कि जो रेडियो इंटरफेरेंस है उसे हम क्या कर सकें, सप्रेस कर सकें। सप्रेस मतलब क्या होता है? उसे हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, दबा सकें, जिससे वो कम से कम हो। तो यहाँ देखते हैं कैपेसिटर किस में है एंड उसे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखेंगे कैपेसिटर आपको सिर्फ दो जगह पे दिख रहा है, ए और बी में। बाकी में क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग की बात हो रही है, सी में बात हो रही है इंडक्टर सीरीज में जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच को लगाया जाए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसे क्या करें, कैपेसिटर उसके क्रॉस लगा दें, यानी अब केंद्रीय स्विच के दोनों ओर क्या करें, कैपेसिटर अगर हम लगा दें, तो हमारा जो रेडियो इंटरफेरेंस है उसे हम सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम दबा सकते हैं, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 253 नंबर यहाँ पे, व्हिच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट ईएमएफ फेज इन अ आइडियल अल्टरनेटर। यहाँ आई थिंक एन होना था। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ या फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो एक आदर्श अल्टरनेटर में अगर आपको ईएमएफ की गणना करनी है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक ट्रिक याद कर लीजिए। ऐसा कुछ अगर अल्टरनेटर का आता है तो आप सबसे पहले देख लीजिए 4.44 कहाँ है। यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो ये मतलब बटे में नीचे आपका हर में दिखेगा, डिनोमिनेटर में, तो ये सही नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाता है E = 4.445 × FT, जिसमें से देखिए फाई क्या है आपका, तो फाई हो गया आपका ये फ्लक्स, ठीक है। एफ यहाँ पे क्या है, एफ है आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, ठीक है। और टी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्या है, नंबर ऑफ टर्न है आपका। तो ये आप फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, E = 4.445 FT। ये क्या है आपका, यही है आपका अल्टरनेटर। आप सबने देखा भी होगा, ठीक। रोटर, स्टेटर, यहाँ पे एक एक्साइटर लगा होता है, ब्रशेस होते हैं, ब्रशलेस भी आता है, आगे उन सब के बारे में बात करेंगे। ये फिगर ऐसा है जिसे कई क्वेश्चंस में हम आपको दिखाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 254, व्हिच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो किस नियम का उपयोग करते हैं जहाँ भी हमें प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजनी है? अल्टरनेटर में हम कौन सा यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप सभी को पता है क्या होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल। तो ये है आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जिसमें आपका जो थंब होता है वो मोशन या थ्रस्ट की दिशा दिखाता है। आपका जो तर्जनी उंगली है वो क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड। एंड आपका जो मिडिल फिंगर है ये क्या दिखाता है, करंट की दिशा, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यूज करेंगे अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा यानी डायरेक्शन को खोजने के लिए या पता करने के लिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, इस पार्ट का आपको नाम बताना है। ये क्या है, सबसे पहले तो क्या है, रोटर का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेटर के भाग का नाम बताना है, तो रोटर तो आपको क्लियर हो गया, बट अब रोटर में भी क्या है, सैलिएंट पोल यानी मुख्य ध्रुव रोटर है या आपका स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर है। तो स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर तो नहीं है, जो स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर होगा वो क्या होगा ना, कुछ इस तरह से बेलनाकार होगा, ठीक है। कैसा होगा, ऐसा बेलनाकार होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, इसमें स्लॉट्स ऐसे बने होंगे, आप सबने देखा भी होगा। तो ये यहाँ पे क्या है, अब स्मूथ सिलेंड्रिकल तो यह है नहीं, तो ये कैसा रोटर हो गया, ये है आपका सैलिएंट पोल रोटर, ठीक है। सैलिएंट पोल रोटर, मुख्य ध्रुव रोटर, इसका आंसर हो गया आपका, याद कर सकते हैं आसानी से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 256, व्हाट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है, अल्टरनेटर के ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो फिर से हम लोग वही ट्रिक अपनी अपनाएंगे, जहाँ भी ईएमएफ ऐसा आया 4.4 पहले देख लेंगे, किस में है, ए में है और सी में है, ठीक है। दो में आपको दिख रहा है, बट ए और सी में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ आप देखें के डी के सी एफ टी है, यहाँ एफ नहीं है। अगर अल्टरनेटर है तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी होनी ही चाहिए, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ए आपका नहीं हो पाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला टर्म नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे, जिसमें के डी और के सी क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बाकी टर्म हम पीछे बता ही चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड, अल्टरनेटर को कैसे रेट किया जाता है। देखिए अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते, दोनों की रेटिंग ऐसे की जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्हें कैसे रेट किया जाता है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो चार ऑप्शन हैं आपके, KVA, KW, MW एंड KV, ठीक है। किलो वोल्ट, मेगावाट, किलोवाट। KVA मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे KVA का मतलब है किलो वोल्ट एम्पियर। तो अल्टरनेटर की रेटिंग हम कैसे करते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर से करते हैं, ट्रांसफार्मर की भी अल्टरनेटर की भी, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो रेटिंग आप देख रहे हैं किन की रेटिंग्स हैं आप बताइएगा, किलोवाट और मेगावाट किसकी रेटिंग है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है। थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, दिमाग पे जोर लगाइए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 258 नंबर क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर। ध्यान दीजिए, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की अगर आपको गणना करनी है तो कौन सा सूत्र याद करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसकी आप एक ट्रिक कर सकते हैं कि वोल्टेज जो नो लोड है एंड फुल लोड है, ठीक है, नो लोड में से फुल लोड को घटाएंगे एंड नीचे आपका क्या रहेगा, फुल लोड रहेगा इनटू 100। ये आपका यहाँ पे ट्रिक है। तो नो लोड से फुल लोड कहाँ घटा रहे हैं, बी में घटा रहे हैं, सी में घटा रहे हैं, लेकिन नीचे फुल लोड होना चाहिए किस में है, बी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100। ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज विनियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन का आपका फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, अल्टरनेटर के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 259 यहाँ पे, व्हाट द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल्स रन्स एट 1000 RPM। ध्यान दीजिए 1000 RPM पर 6 ध्रुवों वाले अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए इसकी भी एक ट्रिक है, जनरली मतलब आ नहीं सकता है ऐसा, बट 90% केस में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में हम कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, 50 हर्ट्ज। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उसमें 50 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, बट न्यूमेरिकल है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं कही है, 60 भी आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बट यहाँ फिर भी हम लोग करके देखेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका होता है आपका F इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाता है N इंटू P अपान 120, ठीक है। N यहाँ पे क्या है आपका दिया हुआ पहले से 1000 RPM, P आपके कितने 6 एंड यहाँ कितना है 120, ठीक। एक जीरो कट गया, 6 2 12, 2 से काटा 50, आ गई ना 50 हर्ट्ज, ये हो गया आपका राइट आंसर। लेकिन उसके पहले हम आपको एक टेबल दिखाना चाहते हैं, ये चाहे तो आप थोड़ा सा अगर याद कर पाएँ तो याद भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे 6 अगर 60 हर्ट्ज है और पोल कितने हैं तो उसके हिसाब से कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, RPM होता है, एंड अगर 50 हर्ट्ज है तो कितना RPM एंड पोल होता है, ये टेबल से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ गया, 50 हर्ट्ज। आप यहाँ देख भी सकते हैं 6 पोल है तो कितना आया, 1000 आया। इसका कितना आता, 1200। अगर यहाँ पे 60 हर्ट्ज होती फ्रिक्वेंसी, उस केस में कितना आता, 1200 आता। तो इसको आप याद कर सकते हैं, टेबल अगर याद कर सकें तो, नहीं तो फार्मूला बहुत सिंपल है, आप वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पे 50 हर्ट्ज दे दिया, पहले से फ्रीक्वेंसी दे दिया, सेम फार्मूला है आपका F इज इक्वल टू N इंटू P अपान 120। अब निकालना क्या है आपको, N निकालना है, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 इंटू F अपान P।
अब फ्रीक्वेंसी कितनी दिया 120 इंटू 50, पी कितना है 2, काट दीजिए आप इसको 60, ये 3000 आ गया आपका 3000। आप चाहे टेबल से भी देखते 3000 आता है, यहाँ पे भी आपका कितना आया 3000 आ गया। फार्मूले में रखना है, गुणा भाग करना है, बस हो जाएगा काम आपका। अगला क्वेश्चन है 261, व्हाट कंडीशन द लैंप्स बिकम डार्क इन डार्क लैम्प मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर्स। ध्यान दीजिए वही क्वेश्चन हैं जो आपके सीबीटी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं एंड आने वाले सीबीटी एग्जामिनेशन में पूछे भी जाएंगे। अगर आप सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी नया नया आपका एडमिशन हुआ है या आप सेकेंड ईयर में है सॉरी, उस केस में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे 261 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन द लैम्प बिकम डार्क इन डार्क लैम्प मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर्स। दो अल्टरनेटरों का जब आप समांतर संचालन करते हैं डार्क लैंप विधि में, तो लैंप किस स्थिति में बुझ जाता है। तो इसका एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब भी, ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपका यहाँ पे वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी जो है इक्वल हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, वो आपका लैंप जो होंगे वो बुझ जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे, वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी आर इक्वल। ठीक है, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी जब बराबर हो जाएंगे उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो डार्क लैंप विधि है उसमें लैंप आपका बुझ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 262 है, हाउ टू कंपनसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन एन अल्टरनेटर। ध्यान दीजिए, अल्टरनेटर में जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है बेसिकली क्या होता है, फ्लक्स आपका कम हो जाता है उस केस में। ठीक है, तो उसे हमें क्या करना है, किसी तरीके से उसे भरपाई करनी है। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब क्या है, आपका फ्लक्स कम होने लगता है। तो हम क्या करेंगे अल्टरनेट में ऐसा कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो आपका डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है उसे हम क्या करें, भरपाई कर सकें, उसको फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 4 ऑप्शंस हैं। रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर की गति कम कर देंगे, कोई ऐसा ये नहीं है। रिड्यूसिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, फील्ड एक्साइटेशन करंट जो उसे घटा दें। इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, यानी जो फील्ड एक्साइटेशन वाला करंट है, उत्तेजना वाला करंट है, उसे हम क्या करें, बढ़ा दें। या इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ा दें। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट। यहाँ पे आप देखें ये क्या है, अल्टरनेटर है आपका। ठीक, ये आपका क्या है, ये है रोटर आपका। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एंड ये आपके एक्साइटर लगे होते हैं, जहाँ आप करंट की सप्लाई करते हैं। इसी करंट को अगर आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आपका जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है वो आपका कम हो जाएगा। किसके कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द यूज ऑफ सिंक्रोस्कोप। सिंक्रोस्कोप नाम ही जैसे सिंक्रोस्कोप है, एक डिवाइस है, जस्ट वोल्ट मीटर मीटर की तरह भी एक डिवाइस होता है। तो सिंक्रोस्कोप का बेसिकली उपयोग क्या है, एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज, या आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करता है। एडजस्ट द फेज सीक्वेंस, जो फेज सीक्वेंस है उसे समायोजित करता है। एडजस्ट द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल ये सब नहीं कर पाएगा वो। इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट ऑफ पैरेललिंग, यानी समांतरता के लिए सही तुरंत संकेत देना वो। तो देखिए यहाँ सिंक्रोस्कोप जो हम लगाते हैं कुछ इस तरह का आपको दिखता है। मान लीजिए आपके दो चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट हैं और दोनों को आपको सिंक्रोनाइज करा के चलाना है। ठीक है, 2 मोटर 2 अल्टरनेटर जो भी जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या है, ये पोर्शन दोनों ग्रीन अगर यहाँ पे है तो मतलब वो सिंक्रोनस स्पीड में आ चुका है। आप उनको अभी क्या कर सकते हैं, अभी आप उन्हें पैरेललिंग कर सकते हैं। जैसे इधर आया मतलब एक फास्ट हो रहा है, जैसे इधर आया एक स्लो हो रहा है। इस तरह का एक सिंक्रोस्कोप आपको यहाँ को देखने को मिलता है। तो हमें जहाँ भी 2 चीज़ें एक साथ कनेक्ट करके चलानी है वहाँ पे ये सिंक्रोनस, आपस में सिंक्रोनस होकर चल रहे हैं कि नहीं, उसको बताने के लिए सिंक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर। अभी पीछे हम लोगों ने बात की थी, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाला उपकरण का नाम क्या है, एक्साइटर, इन्वर्टर, कन्वर्टर या सिंक्रोनाइजर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्साइटर, यानी उत्तेजक जो होता है वो अल्टरनेटर के रोटर को क्या प्रदान करता है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट प्रदान करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्साइटर है, आप किसको प्रदान कर रहा है, रोटर को डीसी प्रदान कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो डैम्पर वाइंडिंग जैसा डैम्पिंग आप सुन रहे हैं ना, डैम्पिंग मतलब क्या होता है बेसिकली कि कोई ऐसा एक इफेक्ट हो रहा हो जो कि बार बार क्या हो रहा हो, लोड अनलोड ऐसा कुछ हो रहा हो। जैसे जस्ट एक आप समझिए आपकी बाइक है, जैसे उसमें सस्पेंशन अगर ना रहे तो क्या आप बाइक से चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। ठीक है, झटका आना मतलब लोड बढ़ना, लोड उठना, इस टाइप की चीज़ें जब होती हैं तो क्या होता है, उन्हें डैम्प करने के लिए आपके यहाँ क्या लगे हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हैं, तो आप आसानी से चल पाते हैं कहीं भी। तो ऐसे जो अल्टरनेटर है उस पर भी क्या होता है,
लोड बढ़े लोड घटे इस सब टाइप की चीज़ें अगर होती रहेंगी तो वो क्या होगा, प्रॉपर वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसमें डैम्पर वाइंडिंग करने का उद्देश्य यही होता है कि जो हंटिंग इफेक्ट है उसे क्या किया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए अल्टरनेटर में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस द हंटिंग इफेक्ट। ध्यान दीजिए, जब आप क्वेश्चंस को एक बार ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ऑप्शंस पढ़ के कई आंसर आपके निकल आते हैं आसानी से। जैसे कॉपर लॉस कोई मतलब ही नहीं बनता है, विंडेज लॉस कोई मतलब नहीं बनता है, वोल्टेज रेगुलेशन कोई मतलब नहीं बनता डैम्पर वाइंडिंग से। क्या है, हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग के प्रभाव को कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 266 नंबर, विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स। अभी पीछे हम लोगों ने बात की थी सिंक्रोस्कोप में कि अगर अल्टरनेटर के आपके समांतर संचालन को करना है तो सबसे पहले किस स्थिति को संतुष्ट करेंगे हम, रेटिंग मस्ट बी सेम, रेटिंग फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, रोटर इम्पीडेंस मस्ट बी सेम, या स्टेटर इम्पीडेंस मस्ट बी सेम। तो ध्यान दीजिए, जहाँ भी ऐसा कुछ आता है कि आपको समांतर संचालन करना है तो वहाँ 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड इन तीनों में जो आपको ऑप्शन मिले आप उसे सही कर सकते हैं। पहला तो आता है फेज सीक्वेंस, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे फेज सीक्वेंस किस में है। ठीक है, दूसरा आता है आपका आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, ओपी लिख देते हैं, आउटपुट वोल्टेज। ठीक, एंड तीसरी आपकी आती है फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखिए कहाँ है, फ्रीक्वेंसी है कहीं नहीं है, वोल्टेज है कहीं नहीं है, फेज सीक्वेंस है, तो वही आपका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, तभी आपका जो अल्टरनेटर है उसे हम समानांतर संचालन के लिए चला सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। 267 देखिए फिर से उसी आ गया न्यूमेरिकल, व्हाट द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर कनेक्टेड विद द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एट रेटेड वोल्टेज हैविंग 4 पोल्स। अभी क्या है, 4 पोल हैं और 50 हर्ट्ज है, तो क्या निकालना है आपको, गति। या तो आप टेबल से निकाल लीजिए या फिर से यहाँ पे क्या करिए, फार्मूला लगा दीजिए। क्या होगा फार्मूला, n इज इक्वल टू 120 इंटू एफ, एफ कितना है 50 अपान पोल 4। ठीक है, कर दीजिए डिवाइड, 30 आ गया, 3 × 5 = 15, कितना आ गया 1500। राइट आंसर क्या हो गया, 1500 आरपीएम। 268 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन द 2 लैंप्स बिकम्स ब्राइट एंड 1 लैंप डार्क ड्यूरिंग पैरेललिंग ऑफ 2 अल्टरनेटर्स। अभी पीछे फिर ये क्वेश्चन आया था कि जब 2 अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप क्या होता है, बुझ जाता है। माने 2 लैंप क्या होंगे, ब्राइट हो जाएंगे और एक लैंप क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। किस केस में होगा, वही बात हुई थी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। उस केस में क्या होगा, एक लैंप आपका बुझ जाएगा और 2 लैंप क्या हो जाएंगे, आपके डार्क हो जाएंगे जब वो समांतर होगा उस केस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट कॉजेज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूसेस इफ द लोड इंक्रीजेज। देखिए पीछे अभी फिर क्वेश्चन आया था, हम एक्साइटर क्यों देते हैं रोटर को, उसी तरह से यहाँ फिर पूछ रहा है कि अगर भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाता है, रीज़न क्या है। तो जब भी भार बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में आपका रेजिस्टेंस जो होगा आर्मेचर का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज जो है अल्टरनेटर का वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, किस वजह से, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से। जैसे लोड बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 270 नंबर, व्हाट द पर्पज ऑफ यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग इन एसी जनरेटर। देखिए फिर से मिला है आपको, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, प्रिवेंट्स हीटिंग, रिड्यूसेस कॉपर लॉस, रिड्यूसेस विंडेज लॉस, प्रिवेंट्स द हंटिंग इफेक्ट। राइट आंसर वही हो गया आपका, प्रिवेंट्स द हंटिंग इफेक्ट। 271 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ अल्टरनेटर। इस अल्टरनेटर का आपको टाइप बताना है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, ये एक्साइटर है आपका, ठीक है, ये आपका एक मेन शाफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ ये एक्साइटर फील्ड, ये भी आपकी एक्साइटर फील्ड है, ये मेन आर्मेचर है, मेन आर्मेचर है। इसमें आपको ब्रशेस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा अल्टरनेटर है आपका, ये आपका ब्रशलेस अल्टरनेटर है। कैसा अल्टरनेटर है, ब्रशलेस अल्टरनेटर, ब्रश सहित अल्टरनेटर बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 272 है, कैलकुलेट द स्पीड इन आरपीएस ऑफ द 2 पोल 50 हर्ट्ज जनरेटर। 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना। देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको जो है ट्विस्ट दे दिया। अभी हम लोग निकाल रहे थे आरपीएम, अभी हमको निकालना है आरपीएस। ठीक, तो फार्मूला वही रखते हैं, बाद में जो आरपीएम आएगा उसको हम या तो आरपीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। ये है रोटेशन पर सेकंड, ये है रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो अगर सेकंड में निकालना 60 से हमको डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गति की गणना कर लेते हैं। अपना फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं, 120 इंटू 50/2। 2 से काटा इसको हमने, कितना आ गया यहाँ पे, 3000 आ गया। 60 × 50 करेंगे 3000 आ गया। बट ये क्या है, 3000 आरपीएम है। अब 1 सेकंड, अगर 1 मिनट में 3000 है तो 1 सेकंड में कितना होगा,
3000 बटे 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, कितना हो गया 50। क्या आ गया 50, तो ये 50 RPS आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 273 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। रोटेटिंग फील्ड टाइप जो अल्टरनेटर है उसको उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, रोटेटिंग फील्ड जो रहेगी आपका, उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं अल्टरनेटर तो उसका क्या फ़ायदा है। ईजी टू लोकेट द फॉल्ट्स इन द फील्ड, यानी फील्ड में फॉल्ट को आप देख पाएंगे। ईजी टू कनेक्ट द लोड विद अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है। ईजी टू डिसिपेट द हीट ड्यूरिंग रनिंग, रनिंग के दौरान गर्मी को डिसिपेट करना मतलब बाहर फेंकना आसान है, निकालना। या 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेज। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ यही हो जाता है कि अगर आप जो फील्ड है उसे क्या कर देते हैं, किसके साथ जोड़ देते हैं, जो फील्ड है उसे रोटर पे ही अगर आप लगा देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ फेजेज जो भी हों उस केस में आप जो है 2 ही स्लिप रिंग से काम चला सकते हैं, आपको 3 स्लिप रिंग या इससे ज़्यादा स्लिप रिंग जो भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन होता है 274 नंबर, व्हाट द इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिवेंट्स डीमैग्नेटाइजिंग, यानी विचलन को रोकता है। वही बात पीछे हुई थी, क्या करते हैं हम, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें यहाँ फील्ड एक्साइटेशन करंट बढ़ाना होता है, किसके लिए कि जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, फ्लक्स कम हो रहा है, उस चीज़ को हम क्या कर सकें, रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर यही है। क्या इफेक्ट होगा आपका, प्रिवेंट्स करेगा, डीमैग्नेटाइजिंग को, विचलन को रोकेगा। 275 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पिच फैक्टर KP फॉर अ वाइंडिंग हैविंग 36 स्टेटर स्लॉट्स 4 पोल विद एंगल अल्फा इज 30 इन अल्टरनेटर। अब देखिए यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा त्रिकोणमिति की जो टेबल्स होती ना वो याद करनी होंगी, या आप सिंपली यहाँ क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चन को रट लीजिए चाहे। राइट आंसर आपका आ जाएगा 0.965। क्या आ जाएगा 0.965। फार्मूला होता है किसका, जो KP है ना आपका पिच फैक्टर, इसका एक फार्मूला होता है cos α/2। cos α/2 यानी cos 30/2 आपको यहाँ पे निकालना होगा। इसका आप अगर निकाल लेंगे फार्मूला, वैसे कैलकुलेटर वगैरह अलाउ रहता है, बट अगर आप निकाल लेंगे इसको तो आसानी से आप कर सकते हैं। 0.965 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब आती है आपकी बारी, बोनस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। एंड इसके बाद जो आपका पार्ट नंबर 12 होगा ना वो आपका यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। उसके बाद आपका जो ये 3rd सेमेस्टर के 2 PDF आपके हैं टोटल लिमी के, तो एक PDF कंप्लीट हो जाएगा। 2nd PDF पे हम लोग चलेंगे पार्ट 12 के बाद। अप्रॉक्स 8 से 9 पार्ट में वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो 2nd ईयर पूरा यहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। लेंज का नियम है, जूल का नियम है, फैराडेज का लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का आपका, यानी और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है। तो जो भी राइट आंसर होगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। जिनका कमेंट सही होगा हम लाइक और रिप्लाई उस पर जरूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। यहाँ पे आपको ITI की पढ़ाई के साथ साथ ITI की जॉब, ITI के अप्रेंटिसशिप, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़ एंड उनसे रिलेटेड हर तरह की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी ITI, वहाँ पर भी आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।